जबकि मुझे पूरा पता था कि मैं कभी ठीक होने वाला नहीं हूँ, मैं तो खड़ा नहीं हो पाऊँगा, मेरी सेंसेशन बैक नहीं आएगी, मर जाता है। जब डॉक्टर्स ने मुझे ये डिक्लेयर किया कि अब ये बंदा नहीं चल पाएगा, दुनिया में कोई इलाज इसका नहीं है, तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, वो दिन में 1000 बार मरेगा और एक-एक सेकंड में एक बार मरेगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी डिसेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करो। तो कभी-कभी अपने पैसे लगाकर इन्वेस्ट करते हैं अपनी डिसेबिलिटी लाने के लिए, अपने आप में को डिसेबल करने के लिए, वो है ड्रग एडिक्शन। जो Assalamu alaikum, this is Arjun Mehak Farouk from Radio Rabta 90.8 and welcome to the another episode of Valley Inspiring Tales presented by Radio Rabta 90.8 दिल से दिल तक। Well, in this episode of Valley Inspiring Tales आज हमारे साथ ऐसी पर्सनैलिटी है who is no less than a superhero। एक ऐसी जिंदा मिसाल है जो स्पेशली एबल बच्चों को पढ़ाकर उन्हें नई जिंदगी दे रहे हैं। वेल, एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो खुद तो नहीं चल पाते लेकिन हजारों बच्चों को ये चलना सिखाते हैं। वेल, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेशली एबल बच्चों के लिए ही सैक्रिफाइस की और इस कॉज के लिए, इस नोबल कॉज के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन पद्मश्री अवार्डी मिस्टर जावेद अहमद टाक साहब। सो चलिए इनका इस्तकबाल करते हैं हम अपने शो पे। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रेडियो राब्ता 90.8 एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए एंड मेरे लिए इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू टुडे। शुक्रिया महक, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज रेडियो राब्ता ने मुझे टाइम दिया और हम जो बात करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन इसको पसंद भी करेंगे और आपका जो मकसद है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में लोग आगे आ जाए, घरों में ना बैठे, वो भी इंशाल्लाह इससे हासिल होगा। सो जावेद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके बचपन के बारे में कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से आपने हासिल की, आपका बचपन इन शॉर्ट कैसे गुजरा? बेसिकली मैं बिजबिहाड़ा से हूँ और सराफ मोहल्ला एक जगह है वहाँ पे जहाँ मैंने जन्म लिया है। 1974 से मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और इस लंबे सफ़र में मैंने देखा कि जो मेरी ज़िंदगी थी वो इब्तिदा में बहुत अच्छी थी और मैं सबसे छोटा था अपनी फैमिली में, यंगेस्ट मेंबर, और उससे मेरी जो खातिरदारी बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी स्कूलिंग करने का मौका दिया है, जबकि मेरे 2 बहनें एक भाई है जो बाकी स्कूल में पढ़ते थे, लगभग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और उर्दू मीडियम में उनका ज़्यादा पढ़ना होता था, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम में अपनी तालीम हासिल की। और बचपन अगर देखा जाए तो बचपन में हर कोई एक बादशाह होता है, बचपन में एनर्जेटिक होते हैं, बचपन ही वो दौर है जब इंसान बाकी चीज़ों से दूर होता है, कोई खामी दिल में नहीं होती है, हर कोई अंकल और आंटी दिखती है, हर कोई माँ बाप ही दिखता है, हर कोई मोहब्बत से देखता है। तो मैंने वो देखा कि मुझसे भी ज़्यादा लगाव था हर किसी को और मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम भी एक लोकल स्कूल में ही पढ़ी जिसका नाम था कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, जहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश मीडियम हमारे इलाके में था और जहाँ पे बहुत सारा रोल था और मैं लगभग दो या तीसरे बैच के बाद वहाँ पे गया और मैं ज़्यादा पढ़ने लिखने में शौकीन नहीं था, लेकिन सोशल में काफ़ी था और मुझे काफ़ी दोस्ती थी हर एक के साथ और स्कूलिंग में भी मैं हर किसी से मिलता था और पहली बार हमारे यहाँ को एजुकेशन होती थी, लड़के लड़कियों के घर जाते थे, हर किसी का बाप हर किसी का बाप होता था, हर किसी की माँ हर किसी की माँ होती थी और मुझे इस वक्त ज़्यादा लड़के लड़कियाँ नहीं जानते हैं जितने उनके माँ बाप मुझे जानते हैं। मैं हर किसी के घर जाता था, चाहे वो लड़की होती थी लड़का होता था और बहुत सारे मतलब खुशहाली की ज़िंदगी मैंने गुजारी है। मैंने कभी गम को अपने दिल में जगह नहीं दी है और बल्कि दूसरे के गम अगर होते थे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं शरीक होता था। ये मेरी आदत बचपन से ही थी और घर में मैं अपनी माँ की बहुत मतलब मैं उसका दुलारा भी था, लाडला भी था और उसके साथ मुझे बनती थी, इसलिए मुझे कुकिंग आती थी, मुझे बर्तन धोने आते थे, मैं अपनी माँ के बहुत काम आता था। अच्छा। और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता था अपनी फैमिली में भी। मैं और मेरी जो भाई बहन थे
मैं उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करता था, मुझे ये दे दो वरना मैं मम्मी को बोल दूँगा। और लेकिन उनके काम भी करता था। अगर तब तो ज़्यादा मतलब एजुकेशन जो थी वो बहुत ही टफ थी, क्योंकि सिर्फ लड़के लड़कियों को बुक्स होती थी और बुक्स ज़्यादा लोगों के पास नहीं होती थी। तो मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली है उसने एमएड तक पढ़ाई की है, लेकिन मुझे बोलती थी वहाँ उसके लड़की के घर जाओ, वो नोट लाओ, वो गाइड लाओ, वो कापी लाओ। और उनकी सहेलियों का भी मैं चाहता था, और वो भी मुझे घर में जब पकड़ते थे कुछ ना कुछ बातें होती थी, बिठाते थे, कुछ खिलाते थे। तो इसलिए मतलब सोशली मैं बहुत अच्छा बंदा था, लेकिन एजुकेशनली मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। आई वॉज सिटिंग इन द फर्स्ट रो इन माई क्लास, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई में मैं कम ध्यान देता था, किताबें मैं पढ़ता नहीं था। आज भी मुझे किताबें पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। और मुझे मतलब लिटरली मुझे गंदा लगता है जब मुझे किताबों पे नज़र पड़ती है वो। लेकिन शौक़ रखता हूँ कि हर चीज़ मुझे पता हो। जी। और हर चीज़ में मैं माहिर बनना चाहता हूँ, जो कि कभी ना कोई बन सकता है और ना ही मैं बन सकता हूँ। और बचपन के बाद जो मेरा दूसरा सफ़र आया वो था हायर सेकेंडरी, और वो मैंने अनंतनाग इस्लामिया हनफिया कॉलेज से मैंने 8वीं 9th से लेकर 12th तक पढ़ाई की। और वहाँ पे भी मैं लगभग जितने भी आज साथी हैं मैंने हर एक का मतलब, पहले मैंने कैम्ब्रिज स्कूल की बात की, मैंने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उनको मिला के रखा। इस्लामिया हनफिया इंस्टीट्यूट के साथ जितने भी लोग हम मेरे साथ पढ़ते थे, वहाँ पे क्या होता था कि वो एक ऐसा स्कूल था जहाँ से फीडिंग आती थी, यानी कि 8th तक मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होती थी। लेकिन इस्लामिया हनफिया कॉलेज एक ऐसी जगह थी जहाँ पे 8th के बाद मैक्सिमम बच्चे बाकी डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द से आते थे, और वहाँ पे हम 9th से पढ़ाई करते थे, क्योंकि वही एक हायर सेकेंडरी प्राइवेट कैपेसिटी में थी और पढ़ाई बहुत अच्छी थी। और वहाँ पे भी जितने सारे असातिज़ा किराम थे उनका भी मैं मतलब आज देख रहा हूँ कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि आज वो मेरे काम आई और मैं कुछ कर पाया ज़िंदगी में। लेकिन टीचर्स का बहुत अच्छा रोल रहा। हालांकि मैंने बताया कि पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा उसको मैंने एप्लीकेबिलिटी में डाल दिया, कहीं पे अप्लाई हो जाए। तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग खानाबल से मैंने ग्रेजुएशन की। तो उसी दौरान मतलब मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल गई। तो आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज टाइम पे या फिर स्कूल टाइम पे हर किसी का कोई ना कोई एम होता है, तो आप कॉलेज टाइम पे क्या बनना चाहते थे, क्या कुछ डिफरेंट करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में? मुझे शौक़ था कि मैं LLB करूं और मैं जज बनूं। मतलब ये मुझे बहुत शौक़ था, और मुझे लोग बोलते थे कि आप बहुत अच्छे एडवोकेट हो, वकील हो। अच्छा। तो क्योंकि मैं जो भी परेशानी होती थी किसी स्कूल में, कॉलेज में, तो मैं लीड करता था, वो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, वो होना चाहिए। तो मुझे वो कैपेबिलिटीज़ अपने आप में नज़र आती थी। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को दिखे, लेकिन मुझे लगता था कि आई विल बी सम वायर, कि मुझे ये करना चाहिए, इस रूट में जाना चाहिए, इस एरिया में जाना चाहिए। लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं MBBS करूं, डॉक्टर बनूं। और मैंने बहुत कोशिश की, एंट्रेंस भी दिए मैंने। अच्छा। नीट तब तो मतलब JK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, और कॉमन एंट्रेंस जिसे बोलते थे, मैंने 2 बार एंट्रेंस भी दिया, लेकिन सवाल ही नहीं था मैं क्वालिफाई करता। और लेकिन अच्छे मार्क्स आते थे मुझे, क्योंकि मेरी बायोलॉजी सबसे बड़ी अच्छी सब्जेक्ट जो थी बायो थी, और बायो में मैं अच्छे मार्क्स आता। फिजिक्स सबसे गंदी, मैथ मुझे आता नहीं था, और मैथ में मैं जाना नहीं चाहता था। और मैथ ने मुझे बहुत, बोलते हैं ना कि पागल कर दिया था, क्योंकि मैथ किताब देखते ही मुझे बहुत परेशानी होती थी। और उसके बाद मतलब मेरा हुआ भी था MBBS में। अच्छा। ईरान में मेरी सिलेक्शन हुई थी। अब मुझे जाना था मार्च में, लेकिन वहाँ पे कुछ तब इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ दरार आई थी, और बाकी जो कंट्रीज़ थी उन पे ऐसे नहीं देने जाते थे। फिर हमारी जो क्वालिफ़िकेशन थी उनकी उस वक्त वेरिफिकेशन हुई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज़रिए वो वेरिफिकेशन हुई, उसमें टाइम लग गया। और जाते जाते ये मामला अक्टूबर तक पड़ा, जबकि मुझे मार्च में ही
मतलब ऐसी परेशानी हुई कि मैं आई बिकेम द व्हील चेयर यूज़र। मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था जब वो गए, हालांकि वो पूरी टीम मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए, जी। ये देखने आए कि कितनी, क्योंकि मैं उस लिस्ट में सेकंड नंबर पे था, अच्छा। सेकंड टॉपर था। अरे। मैंने वो इंटरव्यू मैंने जो क्वालिफाई करने के लिए था वो मैंने ईरानियन एम्बेसी में दिया था, और मतलब उन्होंने मुझे वहीं पे बोला था कि यू आर सिलेक्टेड। कि तो क्योंकि उनने मुझे हार्ट के बारे में बोला, लिवर के बारे में बोला, जो भी उनने सवाल किए बायो के रिलेटेड, मैं उनमें मतलब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक। तो ऐसा क्या वाकया पेश आया आपकी ज़िंदगी में जो आप इस व्हील चेयर के मोहताज बन गए? एक्चुअली एक कश्मीर में जो मिलिटेंसी का दौर चला था उसमें एक दिन ऐसा है कि जब लोगों को पॉलिटिक्स से पीछे रहने को कहा जाता था। जी। मेरे भाई थे, मेरे चचेरे भाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, और ठीक। उनके घर में कुछ ऐसे बंदे आए जिनके पास काफ़ी सामान था, वो लेस थे सामान से। तो वो हमारे घर जब आए, उनके घर मतलब अंदर गए, तो मैं एक्चुअली वहाँ गया था। अपनी चाची जो मेरी थी वो बुज़ुर्ग थी, और मेरे जो चाचा जी थे वो उस वक्त सीए के पेशेंट थे, उनको दिल्ली जाना था, और मुझे खाली ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं अपनी चाची का ख्याल रखूं, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेती थी, कुछ दवाएं उनको सुबह शाम लेनी पड़ती थी, मुझे सिर्फ उनकी